नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने अपने यूट्यूब चैनल मिशन एनसीईआरटी फॉर आरपीएससी पर। दोस्तों, हमने शुरू किया था थर्ड ग्रेड का सिलेबस अर्थात रीट मेंस का सिलेबस, जिसमें देखिएगा हमारे जीके से संबंधित मैं बात करूं, हमने किया था राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक वाला ये टॉपिक, जिसके अंदर हमने भूगोल से संबंधित राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप हो गया था, मानसून तंत्र एवं जलवायु हो गया था, अपवाह तंत्र भी हमारा लगभग कंप्लीट हो गया है। अब देखिएगा आज का हमारा कौन सा टॉपिक रहने वाला है, राजस्थान की वन संपदा, अर्थात ये वाला टॉपिक हम आज सॉल्व करेंगे। इससे संबंधित प्रश्न बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं और बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग भी होते हैं, तो ध्यान से सॉल्व कीजिएगा, अच्छे से सॉल्व कीजिएगा। आप पहले टॉपिक पढ़िएगा, तब हमारी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है। सभी प्रश्न किसी ना किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। सभी प्रश्न अभी हाल ही में 2022, 23, 24 एग्जाम में जो पूछे गए हैं वो ही हमने शामिल करे हैं। तो आप ध्यान से लास्ट क्वेश्चन तक बने रहिएगा, सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। हम मिलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा, कौन सी राजस्थान में पाई जाने वाली झाड़ी का एक प्रकार नहीं है? निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर का चुनाव करना है। लाना, अरना, फॉग या फिर धामण। तो इसका सही जवाब क्या हो जाता है? इसका सही जवाब हो जाता है धामण है, जो कि हमारे झाड़ी का एक प्रकार नहीं है। ठीक है, बाकी लाना है, अरना है और फॉग तीनों शामिल है, लेकिन धामण नहीं है। धामण क्या है? एक घास है, ना कि झाड़ी है। और ये जो बाकी की है लाना, अरना, फॉग, ये सब क्या है फ्रेंड्स? राजस्थान की झाड़ियां हैं। चलेगा, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सभी प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो ध्यानपूर्वक आप सॉल्व कीजिएगा। देखिएगा, राजस्थान में पलास वन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर का हमें चुनाव करना है। देखिएगा, पहला ऑप्शन हम ढंग से पढ़ते हैं, अच्छे से पढ़िएगा। यह वन अलवर, अजमेर, सिरोही, उदयपुर, पाली और चित्तौड़गढ़ क्षेत्रों में फैले हैं। सेकंड ऑप्शन है, यह वन उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों के उप प्रकार है। और है तीसरा, यह वन उन क्षेत्रों में फैले हैं जहां धरातल कठोर और पथरीला है। चौथा ऑप्शन है, यह वन राजस्थान के केवल पठारी क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो इनमें से कौन सा सही नहीं है पलास वनों के संदर्भ में, वो हमें छांटना है। तो देखिएगा, इसके संदर्भ में जो सही नहीं है वो ये है कि यह वन राजस्थान के केवल पठारी क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो ये गलत हो जाता है। मतलब कि ऑप्शन नंबर द सही जवाब हो जाएगा, जो कि इनके अकॉर्डिंग असत्य है। इसका मतलब क्या हुआ? पलास के वन, जैसे कि मैं पलास के वन की पहले आपसे बात करूं, तो पलास के वन का वानस्पतिक नाम आपसे पूछा जा सकता है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। इसका क्या होता है? वानस्पतिक नाम होता है। सुर्ख लाल और पीले रंग के फूलों के कारण इसे जंगल की ज्वाला भी कहा जाता है। और ये वन राज्य के कठोर और पथरीले क्षेत्र में फैले हुए हैं, जहां पहाड़ियों के मध्य जल पठारी धरातल है। ऐसे मैदानी क्षेत्र जहां मिट्टी अपेक्षाकृत कम होती है, वहां भी ये वन मिलते हैं। क्षेत्र की मैं बात करूं कि इनका विस्तार कहाँ कहाँ है, तो मुख्यतः अलवर, अजमेर, सिरोही, पाली, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ आदि जिलों में इनका विस्तार होता है। चलेगा, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। वनोन्मूलन हमारे लिए हानिकारक है, क्योंकि निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुने। यह मृदा अपरदन घटाता है, यह वर्षा में वृद्धि करता है, यह मृदा की उर्वरा शक्ति बढ़ाता है, यह मृदा अपरदन बढ़ाता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा यह मृदा अपरदन बढ़ाता है। देखिएगा, वनोन्मूलन से क्या होता है? पेड़ों की जड़ें हटती हैं या फिर कम होती हैं, जो मिट्टी को बांधे रखती हैं, जिससे क्या होता है? अपरदन बढ़ता है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से हमें मिलान करना है। एक तरफ हमें वृक्ष या लकड़ी, घास, जिसका भी नाम दे रखा है, एक तरफ हमें इसकी उपयोगिता बतानी है। तो देखिएगा, सागवान वृक्ष की मैं सागवान वृक्ष की मैं बात करती हूँ, तो कृषि के औजार बनाने में इसका यूज किया जाता है। सालार वृक्ष की मैं बात करती हूँ, तो पैकेजिंग के डब्बे बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। धोक की मैं बात करती हूँ, तो धोक का यूज किस में किया जाता है? इसे जलाकर कोयला बनाया जाता है। सेवण और धामण की मैं बात करूँ, तो पशु चारा के इसमें काम आता है। इसका मतलब थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड इसका सही जवाब हो जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना के संदर्भ में गलत कथन कौन सा है, जो कि फेज 2 की है? देखिएगा, इसे जापानी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी JICA द्वारा सहायता प्रदान की गई, बिल्कुल सही है। इसमें 18 जिले एवं 8 वन्य जीव अभ्यारण्य सम्मिलित हैं। नहीं, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें
10 तो क्या है, मरुस्थलीय जिले शामिल है और 5 गैर मरुस्थलीय जिले शामिल है और 7 वन्य जीव संरक्षित क्षेत्रों को इसमें शामिल किया गया है। आगे देखिएगा, इस परियोजना में अभेदा एवं माचिया जैविक पार्क विकसित किए गए हैं, ये बिल्कुल सही है। इस परियोजना में जल संरक्षण को भी शामिल किया गया है, ये भी एकदम सही है। इसका मतलब जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर हम बात करते हैं और इसमें अभेदा ये कहाँ पर है, जयपुर में, और माचिया की मैं बात करूं, माचिया जैविक पार्क है जोधपुर से संबंधित, ये ध्यान रखना है आपको। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। देखिएगा, वन विभाग राजस्थान द्वारा जारी प्रशासनिक प्रतिवेदन 2023-24 के अनुसार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का प्रतिशत भाग अभिलेखित वन क्षेत्र के रूप में रिपोर्ट किया गया है। 9.1 या फिर 9.6 या फिर 9.9 या फिर 10.2। तो इसका सही जवाब क्या हो जाता है, 9.6। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ब सही जवाब हो जाता है। राज्य में अभिलेखित वन का कुल क्षेत्रफल मैं बताऊं तो कितना है, 32,921 वर्ग किलोमीटर लगभग इसका क्या है, क्षेत्रफल है, जो राज्य के कुल क्षेत्रफल का 9.61% भाग है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। देखिएगा, वनों को जिले से सुमेलित कीजिए, एक तरफ है वन, एक तरफ है जिला। शुष्क वन की मैं बात करूं तो शुष्क वन से संबंधित कौन सा जिला है, तो शुष्क वन से संबंधित है हमारा कौन सा, जैसलमेर जिला। सदाबहार वन की मैं बात करूं तो सदाबहार वन से संबंधित है माउंट आबू जिला। और मैं बात करूं मिश्रित पतझड़ वन की, तो मिश्रित पतझड़ वन से संबंधित है अलवर जिला। मैं बात करूं शुष्क सागवान वन की, तो इससे संबंधित है फ्रेंड्स बांसवाड़ा जिला। इसका मतलब इसका सही जवाब हो जाता है 4312। 4312 हमारे ऑप्शन नंबर द में दिया गया है, जो कि सही जवाब है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। वन विभाग राजस्थान द्वारा जारी प्रशासनिक प्रतिवेदन 2023-24 के अनुसार राज्य में चतुर्थ सर्वाधिक वास्तविक वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है। देखिएगा, हम पहला याद रखते हैं, दूसरा रखते हैं, तीसरा रखते हैं, लेकिन चतुर्थ भी पूछा जाता है, तो आपको चतुर्थ भी याद रखना है। ऑप्शन की तरफ बढ़ूं तो बारा, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा या फिर है करौली। तो चौथे नंबर पे आता है हमारा कौन सा, बारा जिला। देखिएगा, मैं आपको क्रम से बताऊं तो देखिएगा, सबसे पहले आता है कौन सा, उदयपुर। सबसे पहले कौन सा आता है, उदयपुर। इसके बाद आता है दूसरे नंबर पर अलवर। तीसरे नंबर पर जहां पर सबसे ज्यादा हमारे वन है वो कौन सा है, वो आता है हमारा कौन सा, प्रतापगढ़। फिर चौथे नंबर पे आता है हमारा बारा और पांचवें नंबर पर आता है हमारा चित्तौड़गढ़। हो सकता है आपके एग्जाम पे 5वें नंबर का पूछ लिया जाए, तो चित्तौड़गढ़ का नाम भी आपको ध्यान में रखना है। चलेगा, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। वनों की रक्षा हेतु अपने प्राणों की आहुति देने वाली जोधपुर की प्रसिद्ध महिला का नाम, अमृता देवी, सीताबाई, रामेश्वरी देवी या फिर गीता देवी। ये तो बहुत ही ज्यादा फेमस और विश्वविख्यात प्रश्न है, अमृता देवी। अमृता देवी विश्नोई ने, मैं सन की बात करूं तो 1730 में जोधपुर के खेजडली गांव में पेड़ों को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। अगला प्रश्न देखिएगा, शुष्क सागवान वन मुख्यतः निम्नलिखित जिलों में से किसमें पाए जाते हैं, बीकानेर, अलवर, श्री गंगानगर या फिर पाए जाते हैं डूंगरपुर में। तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर द, डूंगरपुर में। शुष्क सागवान वन की मैं बात करूं तो इनकी जो ऊंचाई होती है, ये आपसे पूछी जा सकती है, 250 से 450 मीटर लगभग इनकी ऊंचाई होती है। इन वनों का विस्तार मुख्यतः उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, बारा इन आदि जिलों में है। चलिएगा, अगले प्रश्न की ओर मैं बढ़ती हूँ तो देखिएगा, निम्नांकित में से कौन सा पौधा या वृक्ष आंखों पर घाव के निदान में उपयोगी होता है, नीम, बबूल, कचनार या फिर तुलसी। देखिएगा, इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जाते हैं एग्जाम में, 2024 एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ब, बबूल। बबूल का पौधा आंखों पर घाव के निदान में उपयोगी होता है। इसकी पत्तियों और छाल का उपयोग आयुर्वेदिक चिकित्सा में किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वनों की कमी के कारण पर्यावरण पर निम्न प्रतिकूल प्रभाव होते हैं। देखिएगा, हमें सबसे उपयुक्त विकल्प का चुनाव करना है। तो जैव विविधता की हानि होती है क्या, बिल्कुल होती है। मृदा अपरदन में वृद्धि होती है क्या, बिल्कुल होती है। तापमान में वृद्धि होती है क्या, बिल्कुल होती है। वायुमंडल में नमी धारण करने की क्षमता की कमी होना, ये भी बिल्कुल सही है। प्रदूषण में भी वृद्धि होती है। इसका मतलब सभी 1, 2, 3, 4, 5 सही हो जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय वन प्रतिवेदन 2021 के अनुसार राजस्थान में संरक्षित मतलब कि रिजर्व जो वन है वो कितने प्रतिशत है। तो इसका सही जवाब हो जाता है 37.05%। आरक्षित वनों पर सरकार का क्या होता है, पूर्ण स्वामित्व होता है इन पर। इसमें किसी वन संपदा का दोहन नहीं कर सकते हम
और राजस्थान में आरक्षित वन के रूप में मैं बात करूँ तो 12,176.24 वर्ग किलोमीटर, मतलब कि इसकी मैं प्रतिशत की बात करूँ तो 37.05% वन है। और सर्वाधिक आरक्षित वन कहाँ पर है ये भी आपको याद रखना है। ये सर्वाधिक कहाँ पर है फ्रेंड्स, ये सर्वाधिक है उदयपुर में। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? सीईटी 2024 में पूछा गया था। उदयपुर, जैसलमेर, बारां या फिर पाए जाते हैं कोटा में। तो मैं बात करूं उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन की, ये सर्वाधिक पाए जाते हैं जैसलमेर में। ठीक है, शुष्क क्षेत्र है जैसलमेर, बाड़मेर, उनमें ये पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। देखिएगा, बांस का जंगल राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में पाया जाता है? चूरू, जैसलमेर, बांसवाड़ा या फिर बीकानेर। देखिएगा, हमने आपको याद भी करवाया था, बा से बांसवाड़ा, तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर से बांसवाड़ा। बांसवाड़ा जिले का नाम ही बांस के घने जंगलों के कारण बांसवाड़ा पड़ा है, तो बहुत आसानी से याद करना। और यहाँ पर उष्णकटिबंधीय जलवायु बांस के अनुकूल होती है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। राजस्थान में उप उष्णकटिबंधीय पहाड़ी वन में पाए जाने वाले वृक्षों का चयन कीजिए। ये भी सीईटी में पूछा गया था। तो देखिएगा, आम या फिर नीम, धोकरा या फिर पलाश, खेजड़ी, बेर या फिर कैर, धौर, फाग। तो इसका सही जवाब क्या हो जाता है? इसका सही जवाब हमारा हो जाएगा कौन सा वाला? आम और नीम, अर्थात ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17। उपोष्ण कटिबंधीय पर्वतीय वनों के बारे में असत्य कथन का हमें चयन करना है। ये भी सीईटी एग्जाम में पूछा गया था। देखिएगा, उपोष्ण कटिबंधीय पर्वतीय वन केवल राजस्थान के माउंट आबू क्षेत्र में पाए जाते हैं। हमें असत्य का चयन करना है, लेकिन ये तो सत्य है, सही बात है। इन वनों में हरियाली स्थायी रूप से उपलब्ध होती है। बिल्कुल सही है। यह वन सिरोही में पाए जाते हैं, जो कि राजस्थान में स्थित है। ये भी सही है। यह वन केवल राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। मोस्टली क्या होता है फ्रेंड, जहां पर केवल आ जाता है वही ऑप्शन गलत होता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर द इसका गलत जवाब हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट राजस्थान योजना का उद्देश्य क्या है? वन क्षेत्रों में पौधारोपण बढ़ाना, वन क्षेत्रों के बाहर हरियाली और वनस्पति आवरण बढ़ाना, केवल संस्थानों में पौधे लगाना या फिर केवल नागरिकों को पौधारोपण के लिए प्रेरित करना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाता है? वन क्षेत्रों के बाहर हरियाली और वनस्पति आवरण को बढ़ाना। मैं बात करूं हरियाली बढ़ाने के लिए जो इसकी शुरुआत हुई थी 2023-24 में शुरुआत हुई थी। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान के सूखे टीक के जंगलों के संदर्भ में सही नहीं है? सामान्यतः इन वृक्षों की ऊंचाई 9 से 13 मीटर तक होती है क्या? बिल्कुल सही है। टीक की लकड़ी जो है वो व्यावसायिक रूप से उपयोगी एवं इसका प्रयोग फर्नीचर बनाने, दरवाजों की चौखट, खिड़कियों और गृह निर्माण में होता है क्या? ये भी सही है। ये जंगल राज्य के दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी हिस्सों में स्थित है। ये भी एकदम सही है। चौथा ऑप्शन है, इन क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा वृष्टि है वो 150 से 200 सेंटीमीटर तक होती है। ये इसका गलत जवाब हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर आमतौर पर जो वर्षा होती है वो होती है 75 से 125 सेंटीमीटर। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जो शुष्क सागवान वनों में वर्षा होती है ना वो बहुत कम होती है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। कत्था कौन से वृक्ष की आंतरिक लकड़ी से प्राप्त किया जाता है? सीटी एग्जाम में पूछा गया था ग्रेजुएशन लेवल में। देखिएगा, खैर पेड़, सैतूत पेड़, कुल वृक्ष या फिर कुसुम पेड़। तो इसका सही जवाब क्या हो जाता है? इसका सही जवाब हो जाता है कत्था पाया जाता है खैर पेड़ से। कत्था जिसका वानस्पतिक नाम होता है एकेसिया कैटेचू, ठीक है, खैर या खादिर से प्राप्त होता है। खैर वृक्ष के जो तने की छाल व टुकड़ों को उबाल कर कत्था प्राप्त किया जाता है। आपसे ये भी पूछा जाता है कि मुख्यतः यह वृक्ष कहाँ कहाँ मिलता है? उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बूंदी, झालावाड़, जयपुर आदि जिलों में ये वृक्ष मिलता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये भी सीईटी में पूछा गया। सेवन, धामन और करार ये क्या है? घास के प्रकार हैं, राजस्थानी चित्रकला के रूप के प्रकार हैं या पेंटिंग्स के, लोक नृत्य के प्रकार हैं या फिर मरुस्थली मृदा है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाता है? ये हम सभी जानते हैं, ये क्या है? घास के प्रकार हैं, ठीक है, जो थार के मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं। अगले प्रश्न है, राजस्थान में उष्णकटिबंधीय वन न होने वाले क्षेत्र का चयन करें। ये भी 2024 स्टेनोग्राफर एग्जाम में पूछा गया था। बीकानेर, पाली, जोधपुर या फिर माउंट आबू। तो उष्णकटिबंधीय वन नहीं होने वाले क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? माउंट आबू,
क्योंकि उष्णकटिबंधीय कांटेदार वनों की मैं बात करूं तो ये वन पश्चिमी राजस्थान में मुख्यतः पाए जाते हैं, जैसे कि जोधपुर, बीकानेर, जालोर, सीकर, झुंझुनू आदि में। ठीक है, और ये कुल वनों का कितने प्रतिशत है? 65% है। इन वनों में बबूल, खेजड़ी, कैर, बेर आदि के वृक्ष आते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, वन विभाग राजस्थान के प्रशासनिक प्रतिवेदन 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से जिले का वनावरण प्रतिशत उसके कुल भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से द्वितीय स्थान पर रहा? असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया था। प्रतापगढ़, बारा, सिरोही या फिर अलवर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाता है? इसका सही जवाब हो जाता है, अभी कुछ देर पहले हमने चर्चा करी थी, ये आंसर आ जाएगा प्रतापगढ़। अगला प्रश्न देखिएगा, खस का अधिकतम उत्पादन राजस्थान के किस बेल्ट से आता है? राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में पूछा गया था। कोटा, बूंदी, झालावाड़ या फिर धौलपुर, करौली, अलवर या फिर अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ या फिर सवाई माधोपुर, भरतपुर और टोंक। इसका सही जवाब हो जाता है सवाई माधोपुर, भरतपुर और टोंक। यह क्षेत्र खस उत्पादन के लिए अनुकूल है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में खस घास कहाँ प्रमुख रूप से पाई जाती है? भरतपुर और टोंक फॉरेस्ट डिवीजन, पश्चिमी राजस्थान, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान या फिर आबू पर्वत प्रदेश। तो इसका सही जवाब क्या हो जाता है? भरतपुर और टोंक फॉरेस्ट डिवीजन। भरतपुर और टोंक के वन क्षेत्रों में इसका खस का उत्पादन अधिक होता है। यह औषधि और इत्र निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 को राजस्थान सरकार ने कब अपनाया था? 9 सितंबर 1972 या फिर 26 जुलाई 1974 या फिर 10 दिसंबर 1972 या फिर 1 सितंबर 1973। इसका सही जवाब हो जाता है 1 सितंबर 1973 को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 को राजस्थान सरकार ने अपनाया था। मैं लागू होने की आपकी डेट पूछी जा सकती है, तो लागू कब किया गया था, मतलब कि यही है 1 सितंबर 1973। और मैं बात करूं कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम को भारत सरकार की संसद द्वारा कब लागू किया गया, तो वो किया गया था 9 सितंबर को और 1972 को। फिर एक साल बाद 1973 में हमारे लागू कर दिया गया। अगला प्रश्न देखिएगा, राजस्थान में सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? उदयपुर, माउंट आबू, कोटा या फिर पाए जाते हैं अजमेर में। तो इसका सही जवाब हो जाता है माउंट आबू में। सदाबहार वन मध्य भारत में सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जैसे मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। राजस्थान की बात करूँ तो सिरोही जिले में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, माउंट आबू की पहाड़ियों में। अगला प्रश्न है, खुशबूदार घास जो है जिसका नाम है खस, ये कहाँ पाई जाती है? देखिए कितनी बार क्वेश्चन आ गया खस का, मतलब इंपॉर्टेंट तो है। सवाई माधोपुर, भरतपुर, धौलपुर, अलवर, करौली, जयपुर या फिर भरतपुर, अलवर। अभी हमने पढ़ा सवाई माधोपुर, भरतपुर में खस घास पाई जाती है। इससे सुगंधित तेल भी निकाला जाता है इसकी जड़ों से। अगला प्रश्न देखिएगा, वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन 2022-23 के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले में 2019 से 2021 तक वन क्षेत्र में 30% से अधिक की नकारात्मक वृद्धि दर दर्ज की गई? जालोर, करौली, अजमेर या फिर बीकानेर। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, जालोर। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से किस क्षेत्र में उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? केलवाड़ा, कोलायत, आबू या फिर सूरतगढ़। इसका सही जवाब हो जाता है आबू, ऑप्शन नंबर से। तो चलेगा फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने सॉल्व किए हैं 30 प्रश्न। अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।